नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। राज की बात में हर बार की तरह एक बड़ी शख्सियत इस बार हमारे साथ, और वो बड़ी शख्सियत हैं हरियाणा के कृषि मंत्री। कृषि हर लिहाज से हरियाणा में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है। ऐसे में बजट से किसानों को क्या मिला, जैविक खेती से लेकर और खेती तक इस वक्त हरियाणा कहाँ पर खड़ा है, इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे और साथ ही साथ उनके जीवन के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि डिपार्टमेंट्स इनके पास कई है, तो बात पशुपालन विभाग की भी होगी, बात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की भी होगी। बहुत बहुत स्वागत है श्याम सिंह राणा जी आपका सूर्या समाचार पर। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्याम सिंह राणा जी, जो हमारे दर्शक आपके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते या फिर कहें बहुत गहराई से नहीं जानते, मैं उन सब के लिए इस पूरे इंटरव्यू की शुरुआत करना चाहूँगा। आपके राजनीति में आने के सफ़र की शुरुआत कैसी हुई, और मुझे जब मैंने आपके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मालूम हुआ कि आपातकाल के दौरान आप काफ़ी मुश्किलों से भरे रहे। वो दौर कैसा था, क्योंकि इन दिनों आपातकाल की बात बहुत होती है, इमरजेंसी मूवी तक आई है, और अब ये बताने की कोशिश हो रही है कि उस दौर में किस तरीके से अराजकता का माहौल था, एक अनार्की जो है वो फैली थी। क्योंकि आप सबसे सही शख्स हैं उन तमाम चीज़ों को जानने के लिए कि वो दौर कैसा था, तो मैं वहीं से शुरुआत करना चाह रहा हूँ। देखिए, आपातकाल एक देश का ये दुर्भाग्य था जी। जब आपातकाल कांग्रेस का राज था और बहुत सारे लोग उसमें जेल गए। वो समय तानाशाह जैसा था, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उसको लगाया था। जी। और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियां जो मिलके काफ़ी जनता पार्टी का निर्माण हुआ था। उसमें बहुत सारी पार्टियां थी, जिसमें संघ था उस टाइम। मैं समझता हूँ भाई उसी काल में जेल में ही पार्टी का निर्माण हो गया था, जनता पार्टी का। जयप्रकाश नारायण जी के नाम से वो आंदोलन चला था और उन्हीं के नाम से वो पार्टी बनी थी। और उस समय के बाद फिर वो सरकार 2.5 साल चली और सरकार बीच में टूट गई थी, क्योंकि बहुत सारे सहयोगियों को साथ बहुत लेना सारे। बेहद मुश्किल होता है। वो एक विचार से नहीं थी, सब ने मिलकर बनाई थी। जी। परेशानी थी सिर्फ इससे इमरजेंसी से, आपातकाल से। जी। और उसके बाद फिर कांग्रेस आ गई, कांग्रेस का भी शासन चला। फिर उसके बाद फिर बदलाव होते रहे। क्या आप एक्टिव थे आपातकाल का जो वक्त था, उस दौर में आप एक्टिव थे? क्या आप किसी तरीके से काम कर रहे थे पॉलिटिकली, या फिर एज अ स्टूडेंट किस तरीके से? देखिए, जब ये चुनाव हुआ था लोकसभा का, जी, उसके बाद फिर विधानसभा का हुआ, फिर सरकार टूट गई, तो फिर 82 में इलेक्शन, 80 में विधानसभा के हुए इलेक्शन, और 82 में चुनाव हुए थे विधानसभा के। तो उस समय मैं सक्रिय था। 82 में मैंने चुनाव लड़ा था विधानसभा का जनता पार्टी से। जी जी जी। उसमें एक लंबा करियर आपका रहा, 82 से लेकर और अब 2025 की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें तकरीबन हम कहें 43 साल आ जाते हैं। और इन अगर कहें कि 5वां दशक आपको पॉलिटिक्स में है तो गलत नहीं होगा। इस पूरे के पूरे पीरियड को अगर हम समझना चाहें कि 5 दशक की राजनीति बहुत से नेता नहीं कर पाते, बहुत कम वक्त तक राजनीति कर पाते हैं, कुछ छूट जाते हैं, कुछ पार्टियों के साथ नहीं रह पाते। लेकिन आपका जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल करियर रहा है वो अलग अलग पार्टियों के साथ भी इस दौरान रहा। आपने कई मरतबा पार्टियां छोड़ी भी, लेकिन बीजेपी जब मजबूत हुई 2014 में, तो उस दौरान आप बीजेपी में थे और आप यहाँ से विधायक बन के निकले। तो ये पूरा सफ़र आप इसे कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, 82 में जनता पार्टी से चुनाव लड़ा जी, 82 के फिर 87 में चुनाव फिर दोबारा लड़ा जी, जनता पार्टी से चुनाव लड़ा। वो फिर लोकसभा लड़ी 1991 में। 91 में जो लोकसभा लड़ी वो समाजवादी पार्टी बन चुकी थी उस टाइम, जिसमें चौधरी देवीलाल जी और माननीय श्री चंद्रशेखर जी, ये सारे थे उसमें। और फिर वो चुनाव बहुत 200 हमारे सदस्य लड़े थे पूरे देश में उसमें। और मैंने उस समय अच्छी पोजीशन थी, 1,90,000 के करीब वोट पड़े थे, थोड़ी वोट से हार गए थे। फिर उसके बाद 96 में चुनाव लड़ा लोकसभा का करनाल से, तो वो भी समाजवादी पार्टी से लड़ा था। और उसके बाद फिर 1998 में चुनाव लड़ा लोकसभा का बीच में। 98 के बाद फिर चुनाव मैंने चंद्रशेखर जी
2007 में एक्सपायर हो गए थे। फिर अपने गांव में खेती शुरू कर ली। अच्छा। माननीय मनचंदा जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे उस समय। वो मेरे जानकार थे काफ़ी, उनको पता था इस बात का भी राणा जी से संपर्क करें, ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में लेके आएं ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। उन्होंने बड़ा प्रयास किया। हमारे जैसे कार्यकर्ता जो थे वो मनचंदा जी ने काफ़ी संख्या में पार्टी में शामिल किए। पार्टी का विस्तार होने लगा। मैंने 2007 में कुरुक्षेत्र में रिजॉर्ट था, रॉयल रिजॉर्ट, वहाँ मनचंदा जी ने शामिल कराए। और उस समय रामविलास शर्मा जी हमारी पार्टी के अग्रणी नेताओं में से एक थे। तो रामविलास शर्मा जी ने बहुत खुशी के साथ साथ उन्होंने पार्टी में शामिल कराया। सुबह अखबारों में जब न्यूज़ आई तो अखबारों में था लिखा हुआ भी राम और श्याम मिलके बनाएंगे सरकार। रामविलास शर्मा तो राम थे, मेरा नाम श्याम था। तो वो पत्रकारों ने उसको काफ़ी जगह दी। तो उससे हम लगातार चलते रहे 2007 में। और फिर मेरे को जिला अध्यक्ष बनाया मनचंदा जी और कंवरपाल जी, वो पार्टी के हमारे जो प्रभारी थे हमारे, उन्होंने ये कहा भी आप जमुनानगर चलो। भट्ट साहब हमारे थे प्रभारी, तो सुरेश भट्ट जी। तो उन्होंने मेरे को, मैं नहीं जाना चाह रहा था जमुनानगर, मैं कुरुक्षेत्र की राजनीति में, लोग वहीं से चुनाव लड़े थे, लेकिन जमुनानगर ले आए, वहाँ मेरे को जिले का अध्यक्ष बना दिया। पहले मैं जिले का अध्यक्ष जनता पार्टी के में रहा 82 में। फिर उसके बाद फिर चंद्रशेखर जी, देवीलाल जी इकट्ठे भी हुए, उस टाइम भी जिला अध्यक्ष रहा। प्रदेश की राजनीति भी में काफ़ी संगठन में जगह थी। फिर राष्ट्रीय सचिव रहा जनता पार्टी का, प्रभारी रहा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब का। एक उपचुनाव आया था उस टाइम, सुबोध कांत सहाय ने चुनाव पंजाब में लड़ा था, एक चुनाव था। उस टाइम आतंकवाद का दौर था। हाँ। तो चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बन चुके थे उस टाइम। और चंद्रशेखर जी ने फिर एक आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कोई योजना बनाई थी, और उसने एक कमेटी बनाई थी आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, जिसमें एसपी, डीसी, एक जो आर्मी का जो कमांड थी वहाँ पर उस ज़िले में, उसका जो प्रमुख था उसको। तो क्योंकि पुलिस से काबू नहीं आ रहा था काम, उस समय की बात है ये। पुलिस का काम था केवल इन्फॉर्मेशन देना, किसको, डीसी को, और डीसी का काम था फिर आर्मी के चीफ को मैसेज देना, ताकि स्थानीय पुलिस वालों को आतंकवाद उस टाइम आ भी था, अटैक करते थे वो। लेकिन जो आर्मी के जो नौजवान थे वो कोई नागालैंड के थे, कोई आसाम का था, तो इसलिए वो उन्होंने कंट्रोल किया उस टाइम, ये काफ़ी किया था, लेकिन समय थोड़ा मिला उनको। तो ये तो उस समय की बात है जिस टाइम आतंकवाद का दौर था। उसी दौर में सुबोध कांत साय ने चुनाव लड़ा था पंजाब से, और आपने वो चुनाव लड़ रहा है? हाँ, लोकसभा का उस टाइम। तो मैं समझता हूँ भाई वो काल भी था। फिर ये 2007 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, मनचंदा जी के नेतृत्व में काम किया। फिर कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने, उनका भी बहुत संघर्ष का समय था। फिर 6 साल में हमारा प्रधान बदल जाता है। आगे बदलते रहे, ओम प्रकाश धनखड़ जी भी आए, मनोहर बडोली जी हैं, उससे पहले और भी कई आए। बिल्कुल। तो आपके राजनीतिक सफ़र को जब देखते हैं तो आपके लिए एक शब्द मेरे जहन में आ रहा है, वो है फाइटर का। कि आप, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप एक वक्त कृषि करने के लिए भी चले गए थे, कि अपने गांव चले गए, लेकिन कितना आसान कितना मुश्किल ये रहता है कि आप जब राजनीति में आपको जीत नहीं मिल रही होती, उसके बावजूद राजनीति में रहना है, लोगों की आवाज़ को आगे बढ़ाना है, ये कितना मुश्किल रहता है। क्योंकि 2014 के बाद तो जीत का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले तो
उससे पहले समर्पण से था, कुछ नेताओं के साथ लगाव हो जाता है, उनके साथ काम करते हैं। अब जैसे कहते हैं ना, गुरु बिना गत नहीं। जब कोई नेता किसी के पसंद आ जाता है तो उसके साथ वो जीवन लगा देता है। तो उस समय की बात थी ये, भाई नेता भी आदर मान करते थे, सारा कुछ करते थे, पता नहीं लगता था राज है कि नहीं है, कुछ दिक्कतें नहीं थी कुछ भी। तो आप किसे गुरु मानते हैं, क्योंकि आपने कहा गुरु बिना गत नहीं? गुरु तो उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन सुषमा स्वराज। अच्छा। हाँ, प्रदेश में सुषमा स्वराज थी जी। पहले जब जनता पार्टी की सरकार थी, वो फिर बीच में जैसे 2.5 साल में सरकार चली गई थी। उसके बाद भजन लाल जी थे मुख्यमंत्री जनता पार्टी के। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, वो साथ साथ बदल गए। तो उस समय फिर 4 विधायक बचे थे, जिसमें बहन सुषमा स्वराज जी, अग्निवेश थे हमारे पुंडरी से विधायक, बलदेव तायल थे हिसार से, कामरेड शंकर लाल जी थे सरसा से। ये 4 विधायक बचे थे। चारों विधायकों ने फिर जनता पार्टी का काम चलाया था। बिल्कुल, क्योंकि सुषमा स्वराज जी अब जीवित नहीं हैं, तो उनके बारे में हर कोई बहुत बात करता है। मैं अनिल विज जी के साथ भी साक्षात्कार कर रहा था, तो उन्होंने भी अपने कुछ किस्से सुनाए थे कि जब सुषमा स्वराज ने चुनाव लड़ा था तो कैसे वो उनकी अगुवाई कर रहे थे, और सुषमा स्वराज ने उनके लिए ये तक कहा था कि मुझे जो है वो श्री कृष्ण के चक्र की तरह हर जगह अनिल विज नज़र आ रहा है। तो मुझे आप भी काफ़ी प्रभावित लग रहे हैं सुषमा स्वराज जी से। सुषमा स्वराज की कार्य प्रणाली बहुत अच्छी थी। किसी कार्यकर्ताओं की बात सुनना और उसकी पूरी बात सुन के फिर उसकी मदद करना, उस संगठन में भी कामयाब थी, सरकार में भी कामयाब थी। इसीलिए हाँ, जहाँ भी रही वो काम करने का उनका तरीका। विपक्ष की नेता रही जनता पार्टी के, और जितने भी विपक्ष के नेताओं के जवाब देने होते हैं तो वो विपक्ष का नेता ही देता है। और बड़ी खूबी के साथ उन्होंने वो जिम्मेदारी भी निभाई। तो सुषमा स्वराज जी शिक्षा मंत्री भी रही चौधरी देवलाल जी के टाइम में, और वो उस समय भी वो अपनी कार्य प्रणाली उसकी अलग से थी। जितने भी वर्कर जाते थे सबकी बात को सुनना और उनके काम करना। वो एक मार्गदर्शन भी करती थी, हमारे को भी समझाती थी भाई एक ऑफिस होना चाहिए बैठने के लिए, फिर उसका समय फिक्स होना चाहिए। आप मिलोगे जनता से कि कब से कब मिलोगे, जनता को ये जानकारी होनी चाहिए भी मेरा नेता इस टाइम यहाँ बैठेगा और इतनी देर बैठेगा, वो मेरे काम सुनेगा। ये सारी मार्गदर्शन मैं जी किया करते थे। क्योंकि हम आपके पूरे के पूरे जीवन परिचय से होकर गुजर रहे हैं, तो 2020 का वो वक्त भी आया जब आप कृषि कानूनों से नाराज़ हुए और आपने एक बार फिर से बीजेपी का दामन छोड़ दिया। वो दौर क्या था और कैसे ये दिमाग में आया? देखिए, एक बात थी, जैसे टिकट की बात थी, टिकट कट गया था तो परेशानी तो होती है। वैसे चलो जो कार्यकर्ता करता है, अगली बात का नहीं पता होता। उस टाइम जो वातावरण था वो नाराजगी संभाविक थी, लेकिन नाराजगी के साथ साथ पार्टी से भी जुड़ाव था। तो मेरी ड्यूटी लगी थी चुनाव में, टिकट नहीं मिला, मेरी जगाधरी कंवरपाल जी के चुनाव में थी। फिर मेरी ड्यूटी थी पेवा में और एक थी कलायत में। मैंने चुनाव के दौरान तीनों जगह काम किया, तीनों ही कैंडिडेट जीते पार्टी के। पार्टी चलता रहा 1 साल तक सरकार में, वैसे अपने कार्यकर्ता के तौर से रहे। फिर ये किसान एजिटेशन आ गया। हमारे कुछ विधायक थे, उन्होंने आपस में राय की भाई एजिटेशन में किसानों का साथ देना चाहिए। अब हम तो किसान प्रवृत्ति के थे, जुड़े थे, तो सारे विधायक इकट्ठे हुए, जो काफ़ी संख्या में जो थे, उन्होंने विचार बनाया भाई ये कानून किसानों के पक्ष में नहीं है, किसानों का साथ देना चाहिए। बीइंग ए किसान, फार्मर होने के नाते से तब मैंने ये पार्टी से दिया था, जिसमें कोई किसी के खिलाफ कोई बात, किसी कैंडिडेट के, किसी नेता के खिलाफ बात नहीं, किसानों के पक्ष की बात थी, और वो एजिटेशन में शामिल हो गए। बिल्कुल, और किसानों की बात अभी भी पंजाब में लगातार हम देख रहे हैं कि जो बड़े किसान नेता थे, सेंटर के साथ एक मीटिंग होती है और पंजाब में सरकार जो है वो किसान नेताओं को जेल में ठूस देती है।
उससे 2-3 तरह की परसेप्शन बनाने की कोशिश हुई या नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई आम आदमी पार्टी की तरफ से कि सेंटर के साथ मुलाकात के बाद ये सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद जब किसान बाहर आए तो उन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ काफ़ी रोष अपना व्यक्त भी किया है। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? किसानों की नाराज़गी को आप कैसे देखते हैं? पंजाब क्योंकि कनेक्टेड हरियाणा से रहता है और जब रास्ते बंद होते हैं तो हम देख चुके हैं कि जब सिंघू बॉर्डर पर रास्ते बंद हुए थे तो क्या हाल हुआ, जब शंभू बॉर्डर पर रास्ते बंद हुए तो क्या हाल हुआ। तो उसे एज अ एग्रीकल्चर मिनिस्टर और एज अ कृषक, क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि मैं खुद भी एक किसान हूं। हाँ, देखिए अगर आपको याद हो, ये कृषि कानून की बात जो थी ये मनमोहन सिंह जी लेके आए जी जी जी। और उस टाइम हुड्डा साहब जो थे प्रदेश के सीएम थे, उनका बेटा जो था वो सांसद था, दीपेंद्र हुड्डा जी। और दीपेंद्र हुड्डा जी ने इसकी वकालत की थी विधानसभा में, भाई ये कानून पास करो, ये जैसे ही कानून पास हो जाएंगे आलू की लंबाई 2-2 फुट हो जाएगी। अच्छा। तो इस बात को सुषमा स्वराज जी विपक्ष की नेता थी, उसने फिर उस बात को जवाब दिया। उनको कहा भाई आप किसान परिवार से हो सांसद महोदय जी दीपेंद्र जी, आलू की लंबाई कभी 2 फुट नहीं हो सकती, आल की हो सकती है, तोरी की हो सकती है, वो भी तब हो सकती है जब किसान अच्छा खाद बीज उसको देगा, दे, आलू की नहीं हो सकती। तो ये तो जवाब सुषमा जी ने दिया था। और ये जो है जो 3 कृषि कानून जो है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी उस टाइम, ये कहा था ये किसानों के लिए डेथ वारंट है। ओके। ये तो बीजेपी ने कहा था उस टाइम, इसका पक्ष नहीं लिया, इसका विरोध किया था। तो ये तो बात उस समय की थी। इस बात को लेके एक थी भी इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जब इसका विरोध कर रही है तो ये कानून तो ठीक नहीं है। तो ये वो बात उस टाइम घर की हुई थी। लेकिन भाई मोदी जी ने एक बात जो बहुत अच्छी की, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार बन रही है, उसमें एक पॉइंट ये भी था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कानून को वापस ले लिया। बहुत बड़ा फैसला था ये। मैं कहता हूँ इतना बड़ा आदमी इतनी बड़े संयम और धैर्य के साथ जो किसी बात का सोल्यूशन निकाल ले, तो उन्होंने निकाला। तब ये लोगों को महसूस होने लगा भाई देश का इतना बड़ा प्रधानमंत्री होने के साथ साथ अपने फैसले को वापस ले सकता है। जैसे इमरजेंसी का फैसला था, इंदिरा गांधी ने वापस नहीं लिया। बिल्कुल, बहुत बहुत नुकसान झेलना पड़ा। आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्योंकि जिक्र किया, उनकी सरकार का, बेटे का, सांसद का, तो मैं उन्हीं की बात को यहाँ पर लेकर आता हूँ इंटरव्यू में। वो ये कि आपकी सरकार, पिछली सरकार जो थी, वो कह रही है कि आपने एमएसपी दे दी 24 फसलों पर, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये लगातार कहते हैं कि 24 तो हरियाणा में फसलें ही नहीं है, आप किन फसलों पर एमएसपी देने की बात करते हैं। और फिर मैं एमएसपी पर और भी आऊँगा, लेकिन इस पर आपकी मैं प्रतिक्रिया एज अ एग्रीकल्चर मिनिस्टर ज़रूर जानना चाहूँगा। उसमें मैंने कई बार इस बात को कहा भाई 10 फसलें तो हैं जो हमारे इसके तेल की हैं और 4 फसलें हैं दालों की जी, और बाकी जो 8 ये 10 और 4 14, तो ये 22 फसलों की बात थी। बाकी जो फसलें थी 8 है आटे की फसलें, और जिसमें कुछ ऐसी थी जो एक जूट है, एक नारियल है, ये जो है जिससे बोरी बनती है। ओके। मैं समझता हूँ भी उसकी फसल यहाँ होती नहीं। अच्छा। मान लो, लेकिन सरकार ये कहती है अगर कोई ले भी आएगा मंडी में हम खरीद लेंगे। ऐसा कुछ नहीं था, फसलें तो सारी खरीदी जाएंगी। लेकिन वो ये कह रहे हैं अभी 2 फसलों पे वो कहते हैं अपनी बात। हाँ, नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं भी अगर 2 फसलें कोई ले भी आएगा, कोई बोलेगा तो हम खरीद लेंगे। क्या हम तो ज़्यादा दे रहे हैं, कम नहीं दे रहे, तो नाराज़गी क्यों? नाराज़गी किस बात की? एक और बात जो बहुत ज़्यादा चलती है लगातार एमएसपी को लेकर, वो ये कि जो आम किसान है उसे एमएसपी नहीं मिल पा रही है। जो बीच में दलाल है वो उस एमएसपी को ले लेते हैं और जो नॉर्मल किसान है वो वही का वही रह जाता है। ऐसी ब्लैक मार्केटिंग अगर हो रही है कहीं पर, आपको ज़्यादा पता होगा, उस पर भी रोशनी डालें। तो उसे बंद करने के लिए क्या कोई कदम आपकी सरकार की तरफ से, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से उठाए जाएंगे? क्योंकि इस तरीके का गोरख धंधा चलता है बहुत बार, उसके लिए कुछ प्लान्स बहुत ज़रूरी होते हैं। देखिए, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, वो मैं आपको आप ही की बात करता हूँ मैं, जो आप मेरे से पूछ रहे हो। ये कहते हैं अभी जिसका
फसल उसी का पैसा, उसी का पैसा, ये पूछ रहे हैं आप भाई, जिसकी फसल उसी को पैसा जाए, उसी को पैसा जाए, बीच में दलालों को क्यों जाए? हाँ, मैं वो कहता हूँ, आप मेरे से जो पूछ रहे हो, मैं आपका सवाल को शुद्ध कर रहा हूँ। जी जी। अब जब कांग्रेस का राज था तब किसान फसल मंडी में लेके जाता था और वो बिकती थी, सरकार खरीदती थी, लेकिन उस फसल का पैसा आड़ती के खाते में जाता था। मतलब जिसकी फसल उसके पास नहीं गया। अब किसानों की आमदन की बात कांग्रेस भी करती है, हमारी पार्टी, हमारी सरकार तो कह रही है हम किसानों की आमदन दुगनी करेंगे। ये तो मोदी जी का नारा था 2024-22 तक हम फसलें आमदन उसकी दुगनी करेंगे, ये नारा मोदी जी का था और मोदी जी ने उसको पूरा भी किया। लेकिन उसको पूरा करने के लिए ये क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो मेरे से, मैं वही बात बताना चाहता हूँ। अब हमारी सरकार ने क्या किया, किसान के खाते में पैसा देना शुरू कर दिया, जो अनाज लेके आया डायरेक्ट पेमेंट उसी का अकाउंट खाते में खुलवा के और पोर्टल से उसका डायरेक्ट पेमेंट उसके पैसे उसमें डाल दिए। ये किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने नहीं किया। बिल्कुल। कांग्रेस क्या था, किसान अपनी फसल बेचता था, पैसे जाते थे आड़ती के खाते में और वो उसका फसल के बाद 1 महीने के बाद 1.5 महीने के बाद उसका हिसाब करता था, हिसाब करता था, फिर उसमें से उसका सारा खर्चा काट के, ब्याज बूझ काट के, फिर उसको कहता था भी तेरे 50,000 कम हो गए, आड़तियों की दादागिरी, 10,000 कम हो गए। वो अपने पैसे का कभी हाथ नहीं लगा पाए कांग्रेस के राज में। भारतीय जनता पार्टी ने आते ही सबसे पहले ये किया था, भाई किसान की मदद कैसे हो सकती है, किसान का पैसा किसान के खाते में जाना चाहिए। हमारी सरकार ने आते ही ये काम किया, सबसे बड़ा काम था ये। बिल्कुल। जब उसकी फसल 2 लाख की बिकी, 4 की बिकी, 10 की बिकी, जितने की बिकी, सारे उसके पास आ गए। उस पैसे से उसने कोऑपरेटिव बैंक का खाता उतारा। कोऑपरेटिव बैंक का 0% पे है। अब उसने 5 लाख दिए तो 5 लाख मिल गए। एक उसकी जिम्मेदारी तो पूरी होगी कोऑपरेटिव बैंक के पैसे की। पैसा फिर उतने उसके पास आ गया। अगर वो पैसा आड़ती के खाते में चला जाता तो कैसे उतारता? नहीं उतार पाता। बिल्कुल। इसलिए किसान की मदद हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने मदद की, ये सबसे अच्छा। फिर दूसरी बात है कि भाई अगर किसी MSP के रेट से कम भी क्या, आप ये जानना चाह रहे थे, वो भाव अंतर दिया, उसका डिफरेंस दिया, किसान को नुकसान नहीं होने दिया। नहीं, वो सारी चीज़ें ठीक है। मंत्री जी, मैं समझना ये चाह रहा था कि जो बीच में दलाल आ जाते हैं, मान लीजिए किसान आया और वो अपनी फसल किसी दलाल को दे देता है, ये अभय चौटाला की तरफ से इस पर संशय व्यक्त किया गया था कि जो किसान अपनी फसल लेकर आता है और उसे कोई और उससे खरीद लेता है और फिर उसे वो आकर मंडी में देता है और डायरेक्ट पेमेंट वो ले लेता है। क्या इस तरीके के कोई मामले आपके संज्ञान में आए? ऐसा जो ये सवाल जो पूछ रहे हैं ना आप, जी, ये किसी ने कह दिया, आपने उसकी बात पे मेरे से सवाल, बिल्कुल रिएक्शन ऐसा है ही नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए ठीक है, तो अब हम इंटरव्यू के अगले सेक्शन में बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बजट की, क्योंकि इस बार जो है वो तकरीबन 4,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट रहा। अगर हम खेती की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हरियाणा कृषि प्रदेश है और यहाँ पर लगातार आप कह सकते हैं कि बजट बढ़ भी रहा है। उस बजट को किस तरीके से यूटिलाइज करने वाले हैं श्याम सिंह राणा, कैसे और बेहतर होगी किसानी हरियाणा में, उसके लिए क्या क्या योजनाएं हैं, उस पर थोड़ी सी रोशनी पहले डालें। देखिए, ये एग्रीकल्चर की जो जहाँ तक बात है, एग्रीकल्चर में मच्छी पालन भी है, जी, मत्स्य पालन और पशुपालन भी है, ये दोनों विभाग भी आपके पास है अलग से, बागवानी भी है, जी, और एग्रीकल्चर भी है जी। तो इसका बजट बढ़ के आया इस बार, जी, और जिससे किसानों को ये बड़ा फायदा इस बात से मिलेगा, क्योंकि पैसे से सारी बात होती है जी। इस बार कृषि विभाग का बजट जो पिछली बार था, संशोधित बजट ये था 3,548.06 करोड़ जी, और इस टाइम बढ़ के आया जी 4,229.29 करोड़ जी। ये 681.23 की बढ़ोतरी है। ये 19 पॉइंट प्लस बढ़ा। जी। और दूसरा था बागवानी का, बागवानी का 95% की बढ़ोतरी हुई। ओके। और पशुपालन में 50% की बढ़ोतरी, 50 प्लस की जी। और मत्स्य विभाग में हुई 144%। अच्छा, तो उस पर आपका फोकस रहने वाला है, इसका मतलब कि उसमें ऐसा था जो ग्रोथ है ना पूरे देश में,
हरियाणा हो चाहे दूसरे प्रदेश हो, मत्स्य में ग्रोथ ज़्यादा है। ओके। तो उसकी वैश्विक तौर से भी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर इसका काफ़ी बड़ा सहयोग आने वाले समय में रहेगा। वैसे तो पूरे भारत में पैडी का एरिया बड़ा माना जाता है। जी जी। पूरे भारत में इसका एरिया ज़्यादा है, उसके बाद गेहूं का है और फसलों का भी काफ़ी है, लेकिन मत्स्य का इन सबसे ज़्यादा है। ओके। अब समुद्र है, जैसे अंडमान है, निकोबार है, अब ये सारे एरिया समुद्र का है। भारत का काफ़ी बड़ा एरिया, 3 तरफ समुद्र है, तो ये मत्स्य में आता है। फिर ये हमारे यहाँ जितने लेक हैं, जितनी नहरें भी हैं, दरिया भी हैं और तालाब भी हैं, और जब बढ़ोतरी दे रही है सरकार इसकी, हमारे यहाँ 9 लाख एकड़ जमीन सेम की है। अच्छा, जिसमें मछली पालन हो सकता है। जिसमें ये जो नमकीन पानी है, और नमकीन पानी जो है ये मच्छी पालन के लिए एक वरदान है। कौन कौन सा एरिया हरियाणा का है उस पर भी थोड़ी सी अगर रोशनी। उसमें हमारे तकरीबन 13 जिले थे, जिसके अंदर 8-9 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़्यादा है, जैसे रोहतक है, भिवानी है, झज्जर है, दादरी है। इस तरह हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट जो है ना, उनमें ज़्यादा हैं। बाकी में अभी सुधार में आ गया, काफ़ी सुधार भी हुआ। अभी पहले 1 लाख एकड़ को हमने इस बार खाली करा लेना है। अच्छा। हमारे बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये संकल्प पत्र में कहा है, हम उस पर लगे हैं। हाँ, इसलिए। लेकिन इसमें जो सेम है, इसका पानी है ना, जो मच्छी पालन के लिए बहुत बेहतर है। इसमें बढ़ावा मिलेगा। हमने इस बार आज बैठक थी। अच्छा। हमने भी सेम भी खत्म हो और मच्छी पालन भी हो जाए, तो इस पे विचार काफ़ी फायदा मिलेगा सरकार को। ठीक है, बिल्कुल। पशुपालन पर अगर हम आते हैं और डेयरीज पर आते हैं, तो एक समस्या जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और क्योंकि हरियाणा में ख़ास तौर पर गौ सेवा की बहुत बात होती है, इसे लेकर गौ आयोग तक बना, इसे लेकर कानून तक बना, तो ऐसे में जो अभी भी गौवंश सड़कों पर नज़र आता है, उनके लिए भी एक नई योजना की शुरुआत जो है वो आपकी तरफ से की जा रही है। उस पर पूरा की पूरी रोशनी डालें। गौ अभ्यारण्य जो है वो किस तरीके से काम करेगा, उसका बजट कहाँ से आएगा, क्या आप ही के डिपार्टमेंट से वो निकलेगा बजट, या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट से आपको उसे लेना पड़ेगा? देखिए, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। ये इसका जो हमारी जब बंदोबस्त हुआ था हरियाणा में, जी, बंदोबस्त देश में ही हुआ था। बिल्कुल। उस समय हमारे बुजुर्गों ने गौ चरांद छोड़े थे जी, जो जहाँ गौ में चरती थी, वो हर गांव में था ये। लेकिन जब कुछ बीच में ऐसा हुआ, वो गौ चरांद पंचायतों को दे दिया, और वो मतलब ऐसा होता है भी जैसे किसी का कोई घर खोस ले, और फिर वो तो सड़क पे ही आएगा। तो गौ चरांद पंचायतों के कब्जे में चले गया था, गौ चरांद की जगह। तो ये जितना भी गौ में थी, इनके लिए दिक्कत पैदा होगी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब इस पे गौर की है और राय भी दी कुछ हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने, भाई गौ अभ्यारण्य होना चाहिए। उसके सेंस वही गौ चरांद से है। अब किसी गांव के अंदर 100 एकड़ गौ चरांद है जी, वहाँ की पंचायत सहमत हो जाती है कि हम गौ अभ्यारण्य बनाने के लिए सहमत हैं। उसकी फेंसिंग करनी है 100 एकड़ की। अब एक जिले में एक बनेगा, ठीक है। उस जिले के सारे जो बेसहारा गौ माता है, जो दूसरे हैं बेसहारा पशु, सारे वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। जो गौशाला है, ये कंसेप्ट सेवा का है, बिल्कुल। लेकिन वहाँ इतनी भीड़ होती है, उनको फिरने के लिए जगह नहीं मिलती। एक जगह, जैसे थोड़ी सी जगह में काफ़ी सेवा तो खूब होती है वहाँ। ऐसा भी कुछ लोग प्राइवेट दान भी करते हैं, चारा भी देते हैं, सारा कुछ है। लेकिन कंसेप्ट वो था भी अगर ये घूम फिर के अपना चरांद में आ जाए तो वो इजी हो जाएगा, खुली जगह हो जाएगी, बिल्कुल। उसमें तालाब भी हो जाएगा, उसमें एग्रीकल्चर के सिस्टम से चारा भी हो जाएगा, कुछ जंगल भी हो जाएगा। वो फिर के तालाब में पानी पी के बैठ सकती हैं, खुले में फिर सकती हैं। अब वो कंसेप्ट जो है दोबारा से वो गौ चरांदी मान के चलो उसको, नाम उसका गौ अभ्यारण्य है। लेकिन उसको प्रकृति खेती का जो आज जरूरत पड़ी, खेती 3 तरह की है।
उसी अब गोबरण से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। अब खेती तीन तरह की बात है, जैसे रासायनिक खेती है जिसमें डीएपी, यूरिया, खाद, पेस्टिसाइड दवाइयाँ डलती हैं। एक जैविक खेती है, जैविक खेती गोबर से जो खाद तैयार होता है, लेकिन उसका केंचुआ जो है वो विदेश से विदेशी है। अच्छा, वो केवल गोबर ही खाता है। ठीक है। एक है प्रकृति खेती। प्रकृति खेती में जो देसी केंचुआ है वो केंचुआ जो है इंडियन है, मिट्टी में है, वो मिट्टी भी खाता है, गोबर भी खाता है, उसका भोजन गोबर भी है, मिट्टी भी है। ओके। वो लेकिन वो इससे डीएपी, यूरिया से, पेस्टिसाइड से दूरी रखता है, प्रभावित हो रहा है। ये जहर है। अब जैसे जैसे हमने प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ावा मिलेगा तो अनाज बगैर डीएपी, बगैर यूरिया, बगैर पेस्टिसाइड के मिलेगा, उससे हमारी सेहत ठीक रहेगी। अब ये जो रासायनिक खेती है इससे हमारी ज़मीन की उपज कम होगी। अब ज़्यादा खाद डालेंगे तो ज़्यादा जहरीलापन आएगा, अनाज जो पैदा होगा वो भी जहरीला होगा, उससे फिर बीमारियां पैदा होने शुरू होगी, कैंसर की होगी, दूसरी होगी, ये सारी इन दवाइयों से, पेस्टिसाइड से, डीएपी, यूरिया से हुई। तो आप कह रहे हैं कि आपका जैविक खेती पर भी जो है वो विशेष तौर पर ध्यान रहने वाला है, क्योंकि लगातार ऑर्गेनिक खेती को लेकर बात होती है। इनफैक्ट आप मार्केट में देखते हैं तो जो वहाँ के पैकेट्स आते हैं वो रेट डबल होते हैं। क्या इसे भी किसी तरीके से एमएसपी में लाने की कोई कोशिश होगी? क्या उसके लिए भी कोई एक अलग योजना, कुछ अलग तरीके से उस पर काम होगा? सिस्टम जो है, खेती तीन तरह की मैंने आपको बताई, रासायनिक खेती है, जैविक खेती है, प्राकृतिक खेती है। जैविक और प्राकृतिक खेती में एक अंतर है जी, वो है केंचुए का। जो जमीन में आता है केंचुआ, जैविक खेती में विदेशी केंचुआ है। अच्छा। उसका भोजन केवल गोबर है, गोबर से खाद बनाता है। जो इंडियन केंचुआ है वो प्राकृतिक खेती में मिट्टी भी खाता है और गोबर भी खाता है। वो अगर हम डीएपी, यूरिया जमीन में डालेंगे वो केंचुआ 15 फुट नीचे चला जाएगा। अच्छा। जमीन में सुराख, उससे बचने के लिए, उससे ये जहरीला है ना ये। अगर हम कोई खेत में कोई देसी गाय गोबर करेगी तो वो उसका भोजन है, उसको नीचे से आके आप देखना कभी, उसके नीचे गोबर का खाद वो अपना भोजन लेगा, फिर वापस चला जाएगा। जब कभी हम उस गोबर को उठा के देखेंगे उसमें 2 सुराख मिलेंगे धरती में। अच्छा। जमीन में नीचे से आया फिर वापस चला गया। उस वो केंचुए से जो सुराख होते हैं उसका शरीर बड़ा नरम होता है, लचीला, चिकना, और उसका सुराख भी चिकना ही बनता है। अच्छा। वो अटता नहीं। जब बारिश होगी ना जमीन का पानी भी उसी सुराख से नीचे चला जाएगा। वो बहुत लाभकारी है, लेकिन वो डीएपी खाद, यूरिया खाद का फ्रेज रखता है, वो उसकी वजह से आता नहीं। जब हम डीएपी, यूरिया खाद डालना छोड़ देंगे तो ये केंचुआ हमारे लिए लाभकारी हो जाएगा। और जो गाय का, देसी गाय का जो सिस्टम है, हमारी सरकार ने 25,000 रुपये देती है सब्सिडी। और 2 एकड़ पे जो खेती करता था पहले ये था, अब 1 एकड़ पे कर दिया। पहले 2 एकड़ था, अब 1 एकड़ पे कर दिया। तो यानी कि 1 एकड़ पे 1 गाय, एक सब्सिडी 30,000 रुपये। देखो कितना फायदा हुआ। और गाय के गोबर से प्राकृतिक खेती का बढ़ावा मिलेगा। वो आम के आम, गुठलियों के दाम, दूध भी मिलेगा और गोबर से उसकी प्राकृतिक खेती भी होगी। अब ये गौ बैरण में हम इसको प्राकृतिक खेती के लिए जो चीज़ें जरूरी हैं वहाँ हम उनको आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा। बड़े बड़े टैंकों में। और जो प्राकृतिक खेती करेगा जिसमें गाय भी नहीं है वो वहाँ से सप्लाई हो जाएगा उसका मटेरियल, खाद का, उसको, उससे प्राकृतिक खेती में बढ़ावा मिलेगा। हर एक चीज़ इंटरकनेक्टेड है, आप बेसिकली कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जानना और समझना ये चाह रहा हूँ, क्या रासायनिक खेती को लोग छोड़ रहे हैं वाकई में, और जो आप कह रहे हैं कि जैविक और प्राकृतिक खेती है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं? अगर बढ़ रहे हैं तो उसकी परसेंटेज कितनी है बढ़ने की? क्योंकि लोग चाहते हैं कि कम जगह पर ज़्यादा पैदावार वो करें और उसके लिए वो खाद का उपयोग करते हैं, जो अमूमन ट्रेंड देखने को मिलता है। तो उस पर कैसे काम करेंगे? देखिए, आपने एक सवाल पूछ रहे हो, बड़ा अच्छा है ये। जैसे हम रासायनिक खेती करते हैं, हमारी जमीन की उपजाऊ कम होने लग रही है। खाद बार खाद डालने से खर्चे बढ़ रहे हैं। ज़्यादा खाद डालेंगे ज़्यादा पैसे खर्चाएंगे, ज़्यादा दवाई डालेंगे ज़्यादा खर्चाएंगे, फिर भी वो जमीन की उपज कम होती चली जाएगी, फिर ज़्यादा डालने पड़ेंगे। अब ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो जहरीलापन आएगा। अभी आपने एक विधानसभा में एक क्वेश्चन पूछा था घनश्याम जी ने जी,
भाई जैविक खेती पे। भाई पंजाब के अंदर मानसा एरिया है जहाँ कपास की खेती थी, वहाँ कैंसर के नाम से ज़्यादा जाने लगा। कपास की खेती में खाद ज़्यादा डलता है, दवाई ज़्यादा डलती है, ट्रेन ही चलती है जिसे कैंसर वो ट्रेन ही जमीन कहते हैं। ज़्यादा जहरीली होगी, वहाँ जो अनाज पैदा होगा वो कैंसर पैदा करेगा। कैंसर पैदा करेगा। अब जरूरत होगी, अब बीमारियों से कैसे बचोगे? अब इतना खर्चा होने लगा, अस्पताल है, फिर 10-10 लाख रुपए की हमारे को वो भी है, प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं आयुष्मान एक आदमी के लिए आयुष्मान में। तो ये सारा खर्चा, हॉस्पिटल भी बन रहे हैं, ये सारे खर्चे अगर प्राकृतिक खेती का प्रचलन हो जाए, बीमारियां तो कम रह जाएंगी, नहीं खर्चे भी कम हो जाएंगे। बिल्कुल, शाम और सिंह राणा जो प्रोडक्शन है, अब उदाहरण के तौर से गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, आचार्य देवव्रत जी जी। हमारे उसके गवर्नर हैं आज गुजरात के, वहाँ उन्होंने एक यूनिवर्सिटी का नाम कृषि प्राकृतिक खेती के नाम से रखा है। उनका उसमें काफ़ी इंटरेस्ट है। 180 एकड़ है जी खेती होती है और उनसे ज़्यादा फसल निकलती तैयार करते हैं। ऐसा नहीं है प्राकृतिक खेती से कोई कम हो जाएगा अनाज। प्राकृतिक खेती हमारी होल्डिंग भी थोड़ी है। अब ऐसा है ना, 2-2.5 एकड़ का तो किसान है, अगर उसको सरकार मदद करती है, एक गाय देती है, पैसा देती है, उसकी सब्सिडी मिलती है उसको, तो वो उसको आराम से कर सकता है। और वो जो अनाज है वो कुछ ज़्यादा रेट पे बिकता है। आप मेरे से पूछ रहे थे क्या उसके लिए मंडी की व्यवस्था होगी, क्या उसका अलग से रेट होगा? इसकी एक कमेटी बनाई है हमारी सरकार ने, वो इस पे जांच करके ये फैसला करेगी, केंद्र की सरकार से बातचीत करके, और वो इसके आगे बढ़ेंगे इसमें, उसकी मंडियां भी, उसके रेट भी, सरकार इसकी तरफ विचार करके अपनी रिपोर्ट मांग रही है, फाइनल रिपोर्ट कुछ देगी। श्याम सिंह राणा जी, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि अगर लोग प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ जाएं तो ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन मेरा जो मूलभूत सवाल है वो ये है कि क्या आप लोगों को ये बात समझा पाने में कामयाब हो गए हैं बीते कुछ वक्त से? क्योंकि हम देखते हैं कि सेंटर से लेकर लगातार इस बात पर जोर दिया जाता है, मन की बात से लेकर हर जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका जिक्र करते हैं, लेकिन क्या हम वाकई में समझा पाए हैं लोगों को? और अगर समझा पाए हैं तो कितनी परसेंटेज है कि मान लीजिए 80% लोग खेती कर रहे थे, अब वो सिर्फ प्राकृतिक और जैविक खेती की तरफ जा रहे हैं? क्या इस तरीके का कोई आंकड़ा है हमारे पास? क्योंकि मुश्किल काम है ये लोगों को कन्विंस करना। ये इसका पोर्टल है। अच्छा, पोर्टल में कुछ जो आई है 25-30 हज़ार एकड़ इसमें पोर्टल पे आया है। किसानों की भी संख्या बढ़ी है और हर बार बढ़ रही है। ये एक शुरुआत है, दौर है। देखिए, किसी काम को शुरुआत करेंगे वो कहीं जीरो से शुरू होता है काम। काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ा है इसकी तरफ। कुछ किसानों को कुछ हम ये भी समझाने में कोशिश कर रहे हैं, भाई आप अपने लिए तो ऑर्गेनिक पैदा करो, बिल्कुल, बच्चे हैं आपके, परिवार है, शुरुआत करेंगे, खाना ऐसा तो खिलाओ जिससे उनकी बीमारी से दूर रहे वो। ये भी शुरुआत है। अगर हम इस संख्या में इस बात की तरफ बढ़ेंगे तो हम अपने लिए भी दूसरों के लिए भी लाभकारी अनाज ये पैदा कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं। जहाँ तक उसकी अभी ऑर्गेनिक का जो प्रचार हो रहा है, इसके मेले लग रहे हैं, इसके जगह जगह किसानों के वो करते हैं, मेले भी लगते हैं हमारे यहाँ, उससे ये कुछ ऐसी जगह भी फिक्स है, जैसे गुरुकुल के शॉप है, वहाँ पर ऑर्गेनिक सब्जी है, लाइन में लग के बिकती है। अब जो कुछ किसान है वो भी अपना अनाज लाइन में लग के उनका अनाज बिक जाता है। लोगों का मन हो गया खरीदने का, हमारे को कोई ऐसा खाने को मिल जाए जो बिना खाद के, बिना दवाई के, बिना उसके हो। लोगों का मन है। अब जैसे इसमें सरकार और काम करेगी तो ये बढ़ेगा और बढ़ेगा, और धीरे धीरे जाके इस लाइन पे आ जाएंगे। एकदम तो कोई नहीं आएगा कोई। और अब जैविक खेती को 20 साल हो गए शुरू करे को, लेकिन उसका प्रोसेस है वो मॉडल नहीं बन पाया। प्राकृतिक खेती का जो सिस्टम है वो अभी शुरू हुआ है। ओके, और वो बन पा रहा है आपको लग रहा है? बन पा रहा है वो। और वो जो था ये रासायनिक खेती जो शुरू हुई थी जिस टाइम ये था, उस टाइम जंगल काफी थे, वो तोड़ के खाद से बड़ी हरी क्रांति आई, ग्रीन रेवोल्यूशन। हाँ, पंजाब में तो जो मंडी बोर्डो बने हैं, ये मंडियों में मेरे को एक बात याद है, हम जब अपने परिवार के छोटे से मतलब थोड़ी उम्र के थे, बंसीलाल जी का राज था, उस टाइम सीएम थे बंसीलाल जी। घर में पुलिस वाले आए थे, वो कहते थे बिगर की तलाशी लेंगे। हमने कहा तलाशी किस बात की? जी गेहूं लोगों रखी। अच्छा, गेहूं की शॉर्टेज थी। गेहूं सरकार घरों में से निकाल के सरकार के गोदामों में ले जाना चाहती थी, लेकिन फिर वो उसी चीज़ की समस्या को दूर करने के लिए
मंडी बोर्ड बनाया, मंडियां बनी, मंडियों में किसानों को बिजली दी गई, खाद दिया गया, वो पैदावार आई, तो फिर वो सारा स्टॉक मंडी में आ गया। सरकार को वहां से खरीदना आसान हो गया, घरों में जाके खरीदने के बजाय मंडियां बनाई। मंडियों के अंदर जब पंजाब, जॉइंट पंजाब था, फिर हरियाणा बना, जितनी मंडियां बनती गई उतना अनाज की स्पीड किसानों को एक जगह, फिर सरकार को फायदा हो गया, भाई एक जगह से स्टॉक सारा पूरा हो गया, पंजाब से, हरियाणा से। ये जो बफर स्टॉक है ये मंडियों से पूरा हुआ। हाँ, आप मंडी बोर्ड को थोड़ा समझाएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं जब जब गेहूं मार्केट में आता है तो हम देखते हैं कि कहीं गेहूं भीग रहा है, उसके लिए शेडिंग प्रॉपर नहीं हो जाती, उसके लिए सरकार को कसूरवार भी ठहरा दिया जाता है। इस पूरे की पूरी प्रक्रिया को समझाएं, और क्या ये मुमकिन है कि जो पीला सोना सड़कों पर पड़ा रहता है वो किसी तरीके से इतनी शेडिंग हो जाए कि लोगों को आसानी हो, जो किसान वहाँ पर आते हैं उनका वो पीला गेहूं कम से कम सड़कों पर ऐसे पड़ा ना रहे? नहीं, आप जो पूछ रहे हो बात ठीक है, लेकिन ये जो गोडाउन है, एफसीआई के गोडाउन है, वेयर हाउस के गोडाउन है, एफड के गोडाउन है, डीएफसी के, मतलब वो ये गोडाउन बना लिए काफ़ी संख्या में। अब गोडाउनों के अंदर रखी जाती है, बाहर पहले खुले प्लेटफार्म पे भी रखते थे। ये बढ़ाती सरकार बनवाती थी प्राइवेट लोगों से, प्लेटफार्म बनवाती थी, उस पर लगा देते थे, वो एक ज़रूरत थी। लेकिन सरकार का ये आइडिया है, अभी सरकार जो जितना भी अनाज है वो इंडोर होना चाहिए, इंडोर गोडाउन बन गए। अब कैपेसिटी तो है, कहीं अगर कहीं थोड़ी बहुत ही कमी है तो उसकी सरकार पूरी कर रही है, अब उसको गोडाउन बना के पूरा कर रही है। अब तो पूरी तरह से सुरक्षित रखते हैं उसको, और मैं समझता हूँ भी कहीं अगर दिक्कत होगी तो सरकार गोडाउन बना रही है, ये अब तो खरीदा जाता है। लेकिन गेहूं की जो एरिया है वो अब दूसरी फसलें ले रही है, बागवानी आ गई। अब वैश्विक तरीके से अगर हम सोचते हैं, बागवानी है, डेयरी है, मत्स्य पालन है, ये एरिया बढ़ने लग रहा। और इन बड़ी फसलों का जैसे धान है, धान में पानी की ज़्यादा खपत होती है, और इनका एरिया अब कम होने लगा। सरकार इस पे किसान को मदद भी कर रही है। जो धान की फसल छोड़ के दूसरी फसल करेगा उसको 8,000 रुपये देंगे। बिल्कुल, कोशिशें बहुत हो रही है, मल्टीपल क्रॉप्स की बात लगातार होती है कि आप बदल बदल कर जो है वो अपने खेत में जो भी चीज़ आप लगाएं वो लगाएं। गन्ने की मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि गन्ने का एक बड़ा किसान जो है वो हरियाणा में रहता है, और लगातार वो बात करते हैं कि पर क्विंटल के हिसाब से जो है वो उन्हें बेहतर पैसे दिए जाएं। उस पर क्या कोई काम आप कर रहे हैं? हालांकि अभी आप 400 रुपये दे रहे हैं, पंजाब से मात्र 1 रुपये ही कम है। उस पर किस तरीके से आप काम कर रहे हैं और कितने संतुष्ट आपसे गन्ना किसान हैं? देखिए, पहले गन्ना जो था शुरू में कैश क्रॉप में गिना जाता था, ये गन्ने वाले किसान को ज़्यादा वो मानते थे। लेकिन इसमें धीरे धीरे दिक्कतें आने लगी, इसमें लेबर की दिक्कत आ गई। लेबर जब मील की जो पर्ची आती है वो तरीके से आती है, भाई 1 एकड़ है उसकी एक पर्ची आएगी ट्राली की, 50 कुंटल की, 20 कुंटल की, 40 कुंटल की, वो फिर 10 दिन के बाद फिर आएगी, वो काम लंबा हो जाता है उससे। और फिर वो जब गर्मी आ जाती है, जैसे फरवरी आ गई, फिर मार्च आ गया, वो लेबर मिलती नहीं। फिर 1 कुंटल को मतलब लेबर से काम कराने के लिए 80 रुपये 70 रुपये कुंटल देना पड़ता है। वो दिक्कत है, और वो उस दिक्कत से वो किसान परेशान होके गन्ने की तरफ कम जाता है। अब उसके लिए मशीनें आई हैं, हरियाणा सरकार भी उस पर विचार कर रही है, अभी बड़ी मशीनें आएंगी। अब जिसका भी वो मशीन लगेगी वो पूरा काम 1 एकड़ 2 एकड़ को एक ही दम कर देगी। तो उस पर क्या जो मशीनें आएंगी उस पर आप सब्सिडी देंगे? उस पर विचार है सब्सिडी का, जो देनी पड़ेगी सब्सिडी तो। क्योंकि अगर किसान को प्राइवेट खरीदेगा वो उसको फायदा भी होगा, उसको किराया मिलेगा जहाँ कटेगा वो, सरकार उसको प्रोसेस करने के लिए सब्सिडी तो देनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि हम बात किसानों की कर रहे हैं, और किसानी के लिए पानी सबसे मूलभूत आवश्यकता है उस चीज़ की, और वो पानी चाहिए ही चाहिए। उसके लिए हम दादूपुर नलवी नहर की बात भी करते हैं, हम एसवाईएल की बात भी करते हैं। क्या एसवाईएल का पानी कभी हरियाणा की टेल तक जा पाएगा? हालांकि उसके लिए आपने एक दूसरा प्लान ज़रूर तैयार किया है कि जो भिवानी वाला एरिया है वहाँ पर मत्स्य पालन को आप बढ़ावा देंगे तो लाजमी तौर पर लोग उस तरफ
तरफ जाएंगे। लेकिन SYL एक ऐसा जिन हो चुका है कि जब जब राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज उसकी बात करती हैं और उसके बाद वो गायब हो जाता है। पंजाब दूसरी तरफ कहता है कि हमारे पास तो आपको देने के लिए बिल्कुल पानी नहीं है और खून की नदियां बह जाएगी। इस तरीके के बयान भी पंजाब से लगातार आते हैं। तो कैसे SYL पर काम करेंगे? देखिए, ये तो राजनीतिक बयान होता है, लेकिन हरियाणा में 3 नदियां का शुरुआत की थी 3 मुख्यमंत्रियों ने। अंशी बुटाना हुड्डा साहब ने की थी, SYL बंसीलाल जी ने की थी, दादूपुर नलवी चौटाला साहब ने की। ये तीनों नहीं पूरी हुई, ऐसी रह गई। कहीं ना कहीं इसमें कोई जो प्लानिंग थी उसमें कमी रही। अब ये 3 नदियां पूरी नहीं हो पाई, लेकिन पानी की तो ज़रूरत है, बिल्कुल है। अब ये तो नहीं अभी पानी की, लेकिन इसका एक सिस्टम है पानी को बचाने के लिए। हमने जो जिन चीज़ों में पानी ज़्यादा खर्च होता है उन चीज़ों से दूसरी फसल को लेना पड़ेगा ताकि पानी की बचत हो और पानी रिचार्जिंग भी हो, बरसात के पानी से रिचार्जिंग हो। वो जैसे जैसे ज़रूरत के हिसाब से तरीके आगे से आगे नए आ जाते हैं और उस तरह से खेती भी होगी, पानी भी बचेगा, सिस्टम भी ठीक रहेगा। अब कई चीज़ें ऐसी हैं, जो बरसात है जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन है, अगर वो आधे किले में तालाब कर ले, वैसे तो वो बरसात का पानी उसमें ले ले और वो पानी खेती के भी काम आता है, उसका बड़ा फ़ायदा है, बहुत ही फ़ायदा रहेगा किसानों को। सरकार इस पे विचार करेगी। बिल्कुल। लेकिन श्याम सिंह राणा जी, जो दर्शक हमारे सुन रहे होंगे उन्हें ये जवाब बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने 3 अलग अलग परियोजनाओं की बात तो की जिसमें नदियाँ जुड़ी हुई थी और वो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन ऐसी जो ये तमाम चीज़ें हैं, हम दादूपुर नलवी की बात कर रहे हैं, आपने हांसी बुटाना की बात भी कर दी, हम बात कर रहे हैं SYL की भी, तो क्या इन परियोजनाओं का पूरा होना क्या मुमकिन है किसी तरीके से, और क्या टेल तक पानी जा पाएगा इनसे, आपको लग रहा है, या फिर ये लटकने ही वाली हैं? देखिए, तो उस समय जिस समय ये शुरुआत की गई थी उस समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए था। वो जिन्होंने इसको योजना को शुरू किया था, कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग में कमी रही, तभी जाके अधूरी रह गई है। मैं समझता हूँ ये पूरी तो होनी चाहिए। अब जिम्मेदारी तो है, सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला मानना चाहिए, तो कोशिश तो रहेगी ये काम पूरे हो। तो राज की बात में हम आखिर में अपने हर मेहमान से एक सवाल करते हैं कि आपके जीवन की कोई राज की बात जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, वो पॉलिटिकल भी हो सकती है, पर्सनल भी हो सकती है, आपके संघर्षों से जुड़ी भी हो सकती है, कोई भी ऐसी बात जो आपने किसी के साथ शेयर ना की हो लेकिन आप करना चाहते हैं, तो ये एक मंच है जहां पर आप राज की बात बता सकते हैं। अब कोई ऐसी बात तो अनेक घटनाएं घटती रहती हैं जीवन में, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो मैं समझता हूँ भाई, अपने बड़े नेताओं के साथ मिलकर हमने जो काम किया, उनसे प्रेरणा ली, उनके जीवन से हमने सीखा। ये तो मैं समझता हूँ भाई, राजनीति के अंदर तो लगे रहना चाहिए। जब मैं एक बार पहली बार जब MLA बना तो मैं दिल्ली गया, मैं जी के पास, सुषमा स्वराज जी के पास। तो सुषमा स्वराज ने देख लिया श्याम सिंह राणा MLA बन गए और मिठाई का डब्बा लेके आए। तो वो जब कोठी से, उसी कोठी में थे हमारे, लेकिन हमारा फासला था 50 फीट का होगा। तो वहाँ से जब गेट से निकली तो उसने कहना शुरू किया, लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे। मैं सोचा बहन जी कह क्या रही है। जब वो चल के मेरे पास आके कुछ मैं गया, लगे रहे MLA बन गया। ये कंटिन्यूटी जो है राजनीति के अंदर, इसका एक महत्व है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपके लिए एक शब्द फाइटर है। हाँ, और वैसा ही कुछ स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा। तो श्याम सिंह राणा जी, बहुत बहुत मज़ा आया आपके साथ बातचीत करके, और तमाम पहलुओं पर हमने बातचीत करने की कोशिश की। बहुत कुछ आपसे सीखा कि कृषि से जुड़ी जो बारीकियां हैं वो क्या होती हैं, और बहुत कम ऐसे कृषि मंत्री होते हैं जिन्हें इतनी बारीकियां कृषि के बारे में पता होती है। और हमें भी ये लगता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एक मंत्री के पास होगी तो शायद बेहतर तरीके से वो किसी भी किसान का दर्द समझ पाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही काम करते रहेंगे किसानों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे श्याम सिंह राणा, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, और हर बात का बड़ी बाखूबी से उन्होंने जवाब भी दिया, और साथ ही साथ किसानों की समस्याओं को ज़मीन से वो समझते हैं, क्योंकि खुद भी किसान रहे हैं, किसान परिवार से आते हैं। और हरियाणा में अगर आप किसान परिवार से आते हैं और कृषि मंत्री बन जाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अभी के लिए राज की बात में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। नमस्कार।